Hello students, I am your science teacher Preeti ma'am and I am going to teach you chapter number 15 of standard 9, that is improvement in the feed resources. The topics that I am going to cover in this chapter are the cropping patterns, means we are going to discuss about the mixed cropping, intercropping and crop rotation. We will be also discussing about the advantages of mixed cropping, intercropping and crop rotation. Crop variety improvement and what is the need of the higher yield, why do we have the higher yield. Crop protection management, we will be discussing about the weed control and its methods. We will be discussing about the effects of the weeds on plants and also on the insect pest control, the diseases of crop plants, how to store the grains and preventive and control measures. About the cropping pattern. Cropping pattern. You know that students, with the help of raising crops of different methods which help in obtaining maximum benefits from the same piece of land, reduce risk of crop failure, diseases and infestations. हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, जिस ज़मीन पर हम क्रॉप उगाते हैं क्रॉप का फेलियर ना हो, डिजीज़ जो हमारे क्रॉप्स जो हमने उगाए हैं उसमें डिजीज़ ना हो, तो ये सारे थिंग्स हम देखते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न्स जिसको हम कहते हैं। तो 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द मिक्स्ड क्रॉपिंग, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द मिक्स्ड क्रॉपिंग। You know students, farming is an agricultural process of harnessing solar energy in the form of economic produce of plants and animals. फार्मिंग एक एग्रीकल्चरल प्रोसेस है जिसमें हम सोलर एनर्जी की मदद से हम इकोनॉमिक प्रोड्यूस यूज़ करते हुए प्लांट्स के थोड़े यूजेस प्लांट्स के मदद से हम थोड़ा अर्न करते हैं। And the Indian farmers, they depend a great deal on monsoon rain for water. मॉनसून है उस पर डिपेंड तो करते हैं, मगर कभी कभी मॉनसून होता है, बारिश होती है तो कभी कभी इतनी तेज़ से होती है कि फ्लड्स आ जाते हैं, तो कभी कभी बहुत ही कम होती है जिसकी वजह से ड्राउट कंडीशंस जैसे कंडीशंस आ जाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे इंडिया में जो मॉनसून है, जो रेनफॉल है, उस सीज़न में हम उस पर डिपेंड नहीं कर सकते फुल्ली, राइट। अगर हम फुल्ली उस पर डिपेंड नहीं कर सकते तो हम कैसे करें कि हमारे जो क्रॉप्स होंगे वो अच्छे होंगे करके। सो द फार्मर्स दे प्रिफर अ फार्मिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। सो मिक्स्ड क्रॉपिंग which is the practice of growing 2 or more crops simultaneously in the same piece of land। एक ही ज़मीन पर अलग अलग क्रॉप्स जहाँ पर उगाए जाते हैं, it is called as mixed cropping, right? So what is the objective of the mixed cropping? The main objective of mixed cropping is to minimize the risk and ensure against the crop failure। जो हमको ऐसा लगता है कि हमारा क्रॉप्स फेल हो जाएगा, अच्छे से ग्रोथ उसका नहीं होगा, हमको जितना चाहिए उतना हमको इकोनॉमिक इनकम नहीं मिलेगा, तो इससे ये रिस्क कम हो जाता है ड्यू टू एबनॉर्मल वेदर कंडीशंस। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज़ द क्रॉप कॉम्बिनेशंस। क्रॉप कॉम्बिनेशंस हम करते हैं हमारे इंडिया में, तो स्पेशली ऐसे क्रॉप का कॉम्बिनेशंस होते हैं जैसे कि हम उड़द दाल के साथ मेज़ करते हैं, कॉटन के साथ मूंग बीन बीच बीच में हम उगाते हैं, या ग्राउंडनट के साथ सनफ्लावर, या वीट के साथ चिकपी उगाते हैं। मतलब अलग अलग तरीके हैं अलग अलग क्रॉपिंग्स के। तो चलो देख लेते हैं कि उसके क्राइटेरिया क्या है। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द क्रॉप्स फॉर मिक्स्ड cropping?
तो सिलेक्शन करने से पहले थोड़े क्राइटेरियाज जो देखे जाते हैं वो है डिफरेंट क्रॉप्स टू बी ग्रोन टुगेदर आर सो सेलेक्टेड दैट प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम वन क्रॉप साइमल्टेनियसली स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ अनदर क्रॉप। इस तरह से क्रॉप सेलेक्ट किया जाता है कि एक क्रॉप का प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल है उसकी वजह से दूसरे क्रॉप को हमेशा फ़ायदा होना चाहिए, उसका ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। इस तरह से हम क्रॉप सेलेक्ट करते हैं। एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूं तो एक सीरियल क्रॉप जैसे कि हम वीट ले लेते हैं, वो हम लेग्यूमिनस क्रॉप या पल्स के साथ हम उगाते हैं, तो जो नाइट्रोजन मिलता है वो एक्चुअली हेल्प करता है दूसरे क्रॉप को बढ़ने के लिए, तो ये एक एडवांटेज होता है। और क्या है, केयर इज टेकन टू सेलेक्ट क्रॉप दैट डू नॉट कॉम्पीट विथ ईच अदर फॉर लाइट। ये भी देखा जाता है कि वो लाइट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए या वाटर के लिए कॉम्पीट नहीं करना चाहिए। यानी एक क्रॉप है वो लंबे ड्यूरेशन का लेते हैं तो दूसरा क्रॉप हम छोटे ड्यूरेशन का ले सकते हैं। अगर एक क्रॉप इससे फेल हो जाता है क्योंकि अगर सॉइल में मॉइस्चर कम है या न्यूट्रिएंट कम है तो दूसरा क्रॉप अच्छे से उग सकता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि एक क्रॉप है वो लंबा इट शुड बी टॉल ग्रोइंग एंड द अदर क्रॉप शुड बी शॉर्ट ग्रोइंग, तो ये भी हो सकता है। हम ऐसा भी मान सकते हैं कि एक क्रॉप है वो डीप रूटेड होना चाहिए तो दूसरा क्रॉप है वो शैलो रूटेड होना चाहिए। एक क्रॉप है वो कम पानी एब्जॉर्ब करना चाहिए, कम पानी और न्यूट्रिशन लेना चाहिए दूसरे क्रॉप के कंपैरिजन में। तो ये हम थोड़े क्राइटेरिया सोच के बाद में क्रॉप का सिलेक्शन हम मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द मिक्स्ड क्रॉपिंग। द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर ड्यू टू अनसर्टेन मॉनसून इज रिड्यूस्ड। मॉनसून अनसर्टेन मॉनसून है, बारिश कब आती है कब नहीं आती है, तो इसकी वजह से पूरा क्रॉप का फेलियर नहीं होता है। Farmers tend to harvest a variety of produce such as cereals, pulses or vegetables or fodder to meet various requirements of the family or of the agricultural farms. Next है हमारा due to complementary effect component crops, yield of both the crops is increased. दोनों क्रॉप की yield अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है and the chances of pest infestation are greatly reduced. पेस्ट है वो भी इससे कम आते हैं, पेस्ट सारे। इंटरक्रॉपिंग, तो ये इंटरक्रॉपिंग होता क्या है, तो इंटरक्रॉपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously in the same field in a definite row patterns। क्योंकि मिक्स फार्मिंग ऐसा होता है जहाँ पर थोड़ी जगह पर कोई एक क्रॉप उगा जाता है तो दूसरी थोड़ी जगह पर दूसरा क्रॉप उगाया जाता है। मगर इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या है, 2 या 3 रोज से बनाए जाते हैं कि एक रो में अगर कोई भी एक क्रॉप उग रहा है तो दूसरे तीसरे एक क्रॉप में अगर सोचे तो एक क्रॉप में हम कॉम्बिनेशंस इस तरह से कर सकते हैं कि एक क्रॉप हमारा मेन क्रॉप हो तो 1 या 2 क्रॉप्स बाद में दूसरे क्रॉप्स के होने चाहिए करके। तो ये क्रॉपिंग हम फॉलो कर सकते हैं। जहाँ पर इरिगेशन का प्रॉब्लम आता है वो सारी जगह पर दे फॉलो द इंटरक्रॉपिंग्स। तो इसके एडवांटेजेस है, इट मेक्स द बेटर यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ सनलाइट, लैंड एंड वाटर। ओके, सॉइल एरोजन इज इफेक्टिवली अरेस्टेड, सॉइल एरोजन कम होता है। सिंस द सीड ऑफ द क्रॉप्स आर नॉट मिक्सड बिफोर सोइंग, सोइंग से पहले अगर सीड्स को मिक्स नहीं किया जाता, इसमें नहीं किया जाता, फर्टिलाइजर्स कैन बी एडेड एज पर द नीड्स ऑफ द क्रॉप। क्रॉप के नीड्स के हिसाब से हम इसमें फर्टिलाइजर्स डाल सकते हैं।
सिंस द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ दीज क्रॉप्स वेरी, क्योंकि सबकी मेच्योरिटी पीरियड अलग अलग होती है, तो अलग अलग मेच्योरिटी पीरियड होने की वजह से द डिफरेंट क्रॉप्स कैन बी हार्वेस्टेड थ्रेश्ड सेपरेटली। अलग अलग टाइम होता है उसका हार्वेस्टिंग का, तो इसकी वजह से हम अलग अलग टाइम पर उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसको थ्रेश कर सकते हैं। द प्रोड्यूस ऑफ ईच क्रॉप कैन बी मार्केट एंड कंज्यूम सेपरेटली। दोनों का पीरियड, मेच्योरेशन पीरियड अलग अलग है, तो उसका मार्केटिंग पीरियड और कंज्यूमेशन पीरियड भी अलग अलग होता है। तो ये है थोड़े डिफरेंसेस बिटवीन द मिक्स्ड फार्मिंग एंड इंटरक्रॉपिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग इट एम्स टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर, तो इंटरक्रॉपिंग है इट एम्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। सेकेंड है सीड ऑफ टू क्रॉप्स आर मिक्स्ड बिफोर सोइंग। दोनों यहाँ पर दो सीड्स को मिक्स करके बाद में उसको उगाया जाता है, तो यहाँ पर सीड्स ऑफ टू क्रॉप्स आर नॉट मिक्स्ड। दोनों सीड्स को मिक्स नहीं किया जाता, उसके सेपरेट रो ही बनाए दिए जाते हैं जहाँ पर वो ग्रो होता है। इट इन्वॉल्व्स नो सेट पैटर्न्स ऑफ रोस ऑफ क्रॉप्स। इसमें रोस का कोई पैटर्न नहीं है, जो सीड डालते हैं वही वहाँ पर उगता है, पर यहाँ पर होते हैं तो उसका पैटर्न बनाया दिया जाता है कि एक रो में अगर कोई भी वीट ग्रो हो रहा है तो दूसरे में हम पल्स ग्रो कर सकते हैं करके। स्प्रेइंग ऑफ पेस्ट कंट्रोल टू इंडिविजुअल क्रॉप इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि हर एक में अलग अलग टाइप के पेस्ट होते हैं, तो उसमें हम अगर उसके पेस्ट कंट्रोल स्प्रे करने जाएंगे तो ये बहुत ही मुश्किल का काम है। मगर यहाँ पर अगर हमने उसको अलग ही उगाया है तो यहाँ पर हम पेस्ट भी है या पेस्टिसाइड्स भी अच्छे से हम डाल सकते हैं। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग ऑफ द क्रॉप सेपरेटली नॉट पॉसिबल। भले ही उसका ग्रोथ पीरियड, हार्वेस्टिंग पीरियड अलग अलग हो, मगर हार्वेस्टिंग पीरियड हम हार्वेस्टिंग पीरियड अगर अलग अलग होता है तो बाद में हार्वेस्टिंग में के टाइम हमको प्रॉब्लम होता है। मगर यहाँ पर अलग अलग होने की वजह से और अलग अलग हमने उसको उगाया है, इसीलिए यहाँ पर बोथ क्रॉप्स कैन बी इजीली हार्वेस्टेड एंड थ्रेश्ड सेपरेटली। तो एक क्रॉप रोटेशन हमारा थर्ड। तो क्रॉप रोटेशन स्टूडेंट्स, इफ़ वी ग्रो अ क्रॉप कंटिन्यूसली, एक ही जगह पर एक ही फील्ड पर बार बार कितने सालों तक उस पर उगाते रहते हैं, तो धीरे 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 करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में होता है वो कम होता जाता है। न्यूट्रिएंट्स तो कम होता ही है, मगर डिजीजेस और इंसेक्ट्स और पेट्स ये सारे बढ़ते हैं। तो ये डिमांड रिक्वायरमेंट की प्रैक्टिस के लिए हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। सो व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान सेशन। प्लान करके हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग इसमें हम कर सकते हैं ग्रोथ इसका। जैसे एक 1 ईयर का अगर हमने रोटेशन पीरियड रखा है तो हम मेज़ और मस्टर्ड दोनों एक साथ कर सकते हैं, मतलब 6 महीने के लिए मेज़ और बाद में 6 महीने के लिए हम मस्टर्ड, ऐसा रोटेशन पीरियड। अगर 2 रोटेशन पीरियड है तो मेज़, मस्टर्ड, शुगर कैन, फेनुग्रीक ऐसा रख सकते हैं। 3 ईयर रोटेशन पीरियड भी बहुत सारे फार्मर्स रखते हैं, तो उसमें राइस, वीट, मूंग, मस्टर्ड, शुगर कैन, बरसम, ऐसे अलग अलग क्रॉप 6 मंथ्स के गैप्स में हम उगा सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ द क्रॉप फॉर रोटेशन, रोटेशन के लिए हमको कैसे क्रॉप्स की ज़रूरत होती है? सो मोस्ट कॉमनली लेग्यूमिनस आर इंक्लूडेड इन द क्रॉप रोटेशन प्रोग्राम। लेग्यूमिनस प्लांट हम एक तो रखते ही हैं। Means leguminous, they are used to increase the soil fertility, and those crops which require high fertility levels, जैसे एक एग्जांपल वीट का ले लेते हैं, they may be grown after growing leguminous plant. तो leguminous plant यानी wheat, pea. So thus the high input crops, sugar cane, potatoes, maize, wheat, rice, ये सब ग्रो किया जाता है, राइट। सो ये ज़रूरी भी होता है।
So while making a selection of crops, the crop rotation, हम अलग अलग यहाँ पर ये मेथड्स है, पॉइंट्स है जिसको हम कंसिडर करते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स जिसको हम कंसिडर करते हैं वो है अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर थ्रू द रेन और इरिगेशन, स्टेटस ऑफ द न्यूट्रिएंट ऑफ द सॉइल, कितना न्यूट्रिएंट है सॉइल में, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स सच एज फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, हमारे पास कितने फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, हमारे पास ह्यूमन पावर है या मशीन पावर की मदद से हम करना चाहते हैं। ऑल दिस डिपेंड्स। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप हमारा है उसका शॉर्ट ड्यूरेशन का मैच्योरेशन पीरियड है या लॉन्ग ड्यूरेशन का मैच्योरेशन पीरियड है। और हम ये भी देखते हैं कि मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हमारे पास कितनी है, हमारे जो फील्ड है उससे हमारा मार्केट कितना दूर है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम उसको कैसे ले जा सकते हैं। ऑल दिस आर कंसिडर्ड। सो थोड़े एडवांटेजेस भी है। तो द एडवांटेजेस, इट कंट्रोल्स पेस्ट एंड वीड्स, मोस्ट पैथोजन सर्वाइव ऑन क्रॉप रेसिड्यूज, क्रॉप रेसिड्यूज पर ज़्यादातर डिपेंड करते हैं, बट मोस्ट पैथोजन्स डू नॉट इन्फेक्ट मल्टीपल क्रॉप्स, मल्टीपल क्रॉप्स पर इन्फेक्शन ज़्यादा पैथोजन्स कर नहीं पाता है। ओके, तो सेकंड है हमारा क्रॉप रोटेशन रिड्यूस नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स। क्रॉप रोटेशन करते हैं तो फर्टिलाइजर्स हमको डालने की तो ज़रूरत होती है मगर थोड़ा ही हम डालते हैं उसमें। फिर सेवरल क्रॉप्स में बी ग्रोन्स इन ससेशन विथ ओनली वन सॉइल प्रिपरेशन, एक सॉइल प्रिपरेशन के बाद बहुत सारे एक साथ हम क्रॉप्स उगा सकते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे। By alteration between deep and shallow rooted crops, the soil may be utilized more completely. तो ये है थोड़े हमारे एडवांटेजेस। नाउ लेट्स लुक एट द क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट। हमको क्रॉप वेराइटी इम्प्रूव करनी है तो हम कैसे करें करके। तो द आर्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग वैल्यूएबल ट्रेड्स and incorporating them into future generation, it is very important. So breeders जो होते हैं they search for individual plants जो हम desirable traits, characters उनको मिल जाते हैं वहाँ पर। तो दो मोस्ट डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ फूड प्लांट्स आर हाई यील्ड। एक तो हमको क्या चाहिए, हाई यील्ड होना चाहिए, उसमें जो क्रॉप है उसका यील्ड अच्छा होना चाहिए, और नेचुरल रेजिस्टेंस टू डिजीज़, और जो क्रॉप है उसको डिजीज़ भी कम होने चाहिए। तो इसके हिसाब से हम उसको सेलेक्ट करते हैं। तो नीड ऑफ हायर यील्ड में हाई यील्ड आता है, अच्छी क्वालिटी हमको मिल जाती है, बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस। और बायोटिक क्रॉप्स ज़्यादातर बहुत सारे सफ़र करते हैं ड्यू टू बायोटिक स्ट्रेस, और बायोटिक स्ट्रेस में आ जाते हैं एज डिजीज़ आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, ये सारे बायोटिक स्ट्रेस है जिसकी वजह से हमको फसल को नुकसान होता है। और एबायोटिक स्ट्रेस मतलब ड्राउट हो जाना, मिट्टी में सैलिनिटी हो जाना, यानी नमक का प्रपोर्शन ज़्यादा बढ़ जाना, पानी लॉग हो जाता है, हीट कोल्ड, ये सारे अलग अलग कैरेक्टर्स है एबायोटिक और बायोटिक के। फिर चेंजेस इन द मैच्योरिटी ड्यूरेशन, ये भी हमारा बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है इससे। बाद में फोटोसेंसिटिविटी और थर्मो इनसेंसिटिविटी क्रॉप, ये बहुत ही फ़ायदा करता है क्योंकि ये दोनों एबायोटिक फैक्टर से, जो लाइट और टेम्परेचर से थोड़े ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं। बाद में आता है हमारा डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट्स। तो इफ़ वी डेवलप दोज varieties of crops which contain desirable agronomic traits, then it will help in setting higher production, high production आ जाता है। जैसे हमको अगर प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो उसके थोड़े
कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि टॉल होना चाहिए, हाई टिलरिंग होना चाहिए, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग अच्छा होना चाहिए, सारे फॉडर क्रॉप्स में बहुत फ़ायदे कारक होता है। मगर सीरियल्स में अगर देखने जाए तो सीरियल क्रॉप्स जो होते हैं दे ड्वार्फनेस वो ज़्यादा डिज़ायर करता है और प्रोटेक्शन। और लास्ट है हमारा वाइडर एडेप्टेबिलिटी। एंड इफ़ वी डेवलप दोज वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स विच हैव वाइडर एडेप्टेबिलिटी, जो भी कंडीशन में वो अपने आप को अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में वो अगर अडेप्ट हो सकता है तो वो ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं। Mechanism is not that important for you, so we'll start with the crop management. So crop management, the fields are infested with a variety of pest, बहुत सारे पेस्ट आ जाते हैं। तो a pest is any destructive organism which causes great economic loss by destroying crop plants or products obtained by them. बहुत सारा नुकसान करते हैं ये पेस्ट सारे। और पेस्ट में कौन कौन से आते हैं? वीड्स आ जाते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं, माइट्स आते हैं, रोडेंट्स आते हैं, फंगीस आते हैं, बैक्टीरियास, वायरसेस। सो ये सारे पेस्ट होते हैं जो बहुत सारा नुकसान करते हैं। So there are various methods by which insects and diseases can be controlled, and one of the common and effective method is the use of pesticides, या जिसका दूसरा नाम हम दे सकते हैं एज बायोसाइड्स। मतलब क्या है कि इंसेक्टिसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए, वीडिसाइड्स हम यूज़ करते हैं वीड्स को मारने के लिए, फंगीसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं फंगी को मारने के लिए। तो ये सब के लिए एक टोटल कंप्लीट एक नाम दिया गया है एज पेस्टिसाइड्स। सो केमिकल्स यूज्ड टू किल पेस्ट दे आर कॉल्ड एज पेस्टिसाइड्स, राइट। तो अभी थोड़े प्रिवेंटिव मेजर्स देख लेते हैं कि किस तरह से हम इन पेस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। बाद में आता है सेलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम टाइम फॉर सोइंग ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप रोटेशन आता है, मल्टीपल क्रॉपिंग आ जाता है, क्लीन कल्टीवेशन ये भी आ जाता है, और समर प्लाविंग। और सो दीज आर सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ पेस्ट। तो ये वीड कंट्रोल होता क्या है? फर्स्ट लेट अस सी व्हाट आर वीड्स। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टिवेटेड फील्ड। अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। सो प्लांट्स अदर देन क्रॉप्स दे आर कॉल्ड एज वीड्स। वीड्स दे कॉम्पीट विद द crops for food, for water, for nutrients, for space and light. So अलग अलग तरीके से वो compete करते हैं और crops को अच्छे से उनका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं देते हैं। सो these are some of the weeds that just destroy the crops, their productions, and the seed production अच्छा इससे नहीं होता है। सो वीड्स दे टेक अप ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। तो ये वीड्स को निकालना बहुत 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 ही ज़रूरी होता है ताकि हमारे जो क्रॉप्स है वो हार्वेस्टिंग के टाइम उसको हाई यील्ड मिले, इसीलिए। तो अलग अलग टाइप्स के वीड्स होते हैं, जैसे कि वीड्स होते हैं वो थोड़े नैरो लीफ वीड्स एकदम पतले पतले से होते हैं, तो थोड़े होते हैं वो ब्रॉड वीड्स होते हैं। तो इसको कैसे निकाला जाता है? तो मैकेनिकल वेस होता है। मैकेनिकल वेस मतलब हाथों की मदद से हम उसको निकाल सकते हैं, उसको अपरूट कर सकते हैं, वीडिंग कर सकते हैं ट्रॉवल की मदद से या खुरपी की मदद से। तो अलग अलग मेथड से हम उसको निकाल सकते हैं। फिर आता है कल्चर मेथड, और कल्चर मेथड इट इंक्लूड्स प्रॉपर बेड प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए, खेती का प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए, सोइंग अच्छे टाइम पर होना चाहिए, और इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन में अगर होता है तो ये वीड्स बहुत कम उगते हैं। फिर केमिकल मेथड्स आते हैं जिसमें हम केमिकल की मदद से हम वीड्स को मारते हैं, जिसको हम कहते हैं एज हर्बिसाइड्स या वीडिसाइड्स।
फिर आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। और बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब क्या है, तो डेलिब्रेटली हम उसमें ऐसे इंसेक्ट्स डालते हैं जो ये वीड्स को खाए, and some other organisms which consume and specially destroy the weeds plant. तो effects of weeds देख लेते हैं. The growth of weeds in crop field is harmful because they compete with the nutrient, water and space and light. इसके लिए compete करते हैं. And weeds are generally more efficient than crop plants, क्योंकि वो जल्दी उग जाते हैं, न्यूट्रिएंट भी क्रॉप के कंपैरिजन में ज़्यादा ले लेते हैं, वाटर भी वो ज़्यादा ले लेते हैं और क्रॉप्स को उसको अच्छे से ग्रो होने नहीं देते हैं. द वीड्स क्रॉप पेस्ट spread crop pest and disease by acting as alternate host to insects and microorganisms. और वीड्स के होते हुए ही जो सारे पेस्ट और डिजीज़ होते हैं, तो ये एक होता है. देन some weeds may produce toxic substances which may interfere with the growth of the plants. प्लांट के ग्रोथ में भी ये इंटरफियर करता है, क्योंकि वो थोड़े टॉक्सिक सब्सटेंस, थोड़े पॉइजनस सब्सटेंस वो थ्रो आउट करता है. एंड ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग वीड्स मिक्स्ड विथ क्रॉप्स दे प्रोड्यूस डाउनग्रेड इट्स क्वालिटी. तो हार्वेस्टिंग के समय अगर ये वीड्स होते हैं तो ये मिक्स हो जाते हैं, तो जो क्रॉप होता है उसकी क्वालिटी कम हो जाती है. तो थोड़े डिजीज़ होते हैं. तो डिजीज़ ऑफ द क्रॉप प्लांट्स, तो कौन कौन से डिजीज़ है, तो डिजीज़ जो क्रॉप्स को होते हैं वो एक सीड बॉर्न डिजीज़ होता है. मीन्स दोज विच आर स्प्रेड बाय सीड्स. सॉइल बॉर्न, सॉइल की वजह से जो डिजीज़ स्प्रेड होते हैं. एयरबॉर्न डिजीज़ मतलब द क्रॉप डिजीज़ विच आर ट्रांसमिटेड बाय एयर. वाटरबॉर्न मतलब जो वाटर की मदद से डिजीज़ स्प्रेड होते हैं. तो अब इसको इतना तो हो गया. फिर now let's discuss how to store the grains, because most crops they are harvested only once a year, and cereals or food grains are stored at following 3 levels. Means they are stored at producer level, they are stored at traders level, and they are stored at FCI level. And FCI it means Food Corporation of India level, right? तो ये 3 levels में हम उसको store करते हैं. And during storage the food grains and seeds, grains and seeds they are subjected to spoilage and wastage. spoil भी हो जाता है, waste भी होता है, अलग अलग means के द्वारा. So during storage damage of grains can be placed in two factors. तो 2 factors है उसके. एक तो है उसके बायोटिक फैक्टर्स जिसमें आते हैं इंसेक्ट्स, rodents जैसे कि स्क्विरल्स है, रैट है, माउस है. तो ये सारे जो हमने जो स्टोर ग्रेन्स किया है उसको खा जाता है. बर्ड्स होते हैं जैसे स्पैरो है, बुलबुल है, क्रो है, वो हमारे ग्रेन्स को खा जाता है. और दूसरे फैक्टर्स जैसे कि माइट्स है, बैक्टीरिया से, जिसकी वजह से हमारे क्रॉप्स को, हमारे जो स्टोर किए हुए क्रॉप्स से, ग्रेन से, उसको नुकसान करता है. और एबायोटिक फैक्टर मतलब उसमें आ जाता है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की वजह से ऐसा होता है कि इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ते हैं. और जब टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं. तो हमको फूड ग्रेन्स हमेशा लोअर टेम्परेचर्स पर रखना चाहिए, जैसे कि 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे वाले टेम्परेचर में. फिर आता है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर की वजह से आपको पता ही होगा कि हमको अगर स्टोरेज सेफ रखना है, अच्छे से रखना है, तो फूड ग्रेन्स में मॉइस्चर का कंटेंट नहीं होना चाहिए. अगर मॉइस्चर का कंटेंट होता है तो फूड ग्रेन्स जल्दी ही बिगड़ जाते हैं. सो
the rise in temperature of the stored food grains due to heat released by the respiration of large number of insects, और insects का respiration होता है और उसकी वजह से जो heat produce होता है और उसकी वजह से भी उसमें मोल्ड्स हो जाते हैं, ईस्ट हो जाते हैं और इस तरह से वो बिगड़ जाते हैं। फिर इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर कंटेंट इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन द एयर इट इज़ कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी होती है तो उसमें मैंने अभी अभी आपको बोला कि मोल्ड्स हो जाते हैं, और अगर फूड ग्रेन्स जो हमने स्टोर किए हैं उसमें मोल्ड्स हो जाते हैं तो बिगड़ जाते हैं। सो द rise in the temperature of stored food grains due to the growth of molds and fungi and germination of the stored food grains under high humidity conditions of air। okay? तो इसके थोड़े प्रिवेंटिव मेजर्स या कंट्रोल्स देख लेते हैं। तो कैसे हमको प्रिवेंटिव, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है, क्योंकि एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स में हमने अभी डिस्कस किया कि जिसकी वजह से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है जो हमने ग्रेन स्टोर किए हैं इसकी वजह से। तो एक तो हमारा यही मेथड है कि हम उसको ड्राई करें, जो भी हमारे ग्रेन्स है उसको प्लास्टिक के शीट्स में या सीमेंट के फ्लोर पर उसको ड्राई किया जाता है और फिर उसको ठंडा करके बाद में उसको भरा जाता है या उसको रूम टेम्परेचर पर कूल करके बाद में उसको स्टोर किया जाता है। सेकेंड प्रोसेस है हमारा क्लीनिंग प्रोसेस, जिसमें ग्रेन्स और दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो अच्छे से क्लीन किए जाते हैं और फिर स्टोर किए जाते हैं, गोडाउन्स में हो, वेयर हाउस में हो या स्टोर्स में हो। फिर आता है हमारा सेफ एंड प्रॉपर स्टोरेज। गोडाउन्स, वेयर हाउस है, स्टोर्स है, जहाँ पर उस ये ग्रेन्स रखे जाते हैं उसको अच्छे से, वो प्लेसेस को अच्छे से क्लीन किया जाता है, ड्राई किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, अच्छे से उसको रखा जाता है और फिर वहाँ पर ग्रेन्स स्टोर किए जाते हैं। फिर कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल आता है, पेस्टिसाइड सॉल्यूशंस गनी बैग्स में और उसमें डाला जाता है ताकि पेस्ट मर जाए और फिर उसमें ग्रेन्स बाद में रखे जाते हैं। फिर आता है फ्यूमिगेशन, pesticides which can destroy insects by forming toxic fumes, तो इसको हम कहते हैं एज फ्यूमिगेंट्स, और इस प्रोसेस को हम फ्यूमिगेशन कहते हैं। तो अलग अलग केमिकल्स और वो डाल के भी हम इसको बचा सकते हैं। सो thus we come to the end of the lecture today. So bye bye students.